हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 30 सितंबर का करंट सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं डेली करंट न्यूज के एनालिसिस विथ रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्विज के क्वेश्चन जो आपको आंसर करने हैं पहले कमेंट बॉक्स में ट्राई कीजिए और आगे तक इस सेशन में बनी रहिए। इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और आज जो मैंने टॉपिक उठाया है अलग से वो एशियन गेम्स है। सो प्लीज आगे तक इसको देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली पुरुष डबल स्कल्स टीम किस खेल से संबंधित है? सो पहले तो भारत के लिए पहला पदक किस गेम में है? पुरुष डबल स्कल्स टीम ने जीता है, जो कि रोइंग से रिलेटेड है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है रोइंग गेम। सो इस रोइंग गेम में पुरुष डबल स्कल्स टीम ने एशियन गेम्स 23 में भारत को पहला पदक दिलाया है। ठीक है, पहला गेम कौन सा है? रोइंग, जिसमें पदक मिला 23 में, और पुरुष डबल स्कल्स टीम ने। और जो प्लेयर है उनका नाम है अरविंद सिंह एंड अर्जुन लाल। इन्हें मिला है रजत पदक। पहला पदक में भी कौन सा? रजत पदक। ठीक है, एशियन गेम्स 23 की बात कर लेते हैं। 19th एडिशन है ये। इस बार वाला जो एडिशन है वो 19th एडिशन है। एक्चुअल में ये 2022 वाला गेम है, जो कि कोविड के कारण 2023 में हो रहा है। और इस गेम की खासियत ये है कि इस बार इसमें जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट रहा वो रहा डिजिटल मशाल। सो डिजिटल मशाल प्रज्वलन ये किस एडिशन में सबसे पहले स्टार्ट हुआ? सो अपने आप में जो 23 का एडिशन है वो पहला एडिशन है जिसका अट्रैक्शन पॉइंट रहा है डिजिटल मशाल। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आप यहां से ध्यान रखिएगा। इसी के साथ शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला है इंडिया को। शूटिंग में मिला है गोल्ड मेडल एशियन गेम्स 23 में, 10 मीटर एयर पिस्टल में। और जो प्लेयर है उनके नाम है सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह एंड शिवा नरवाल। ठीक है, सो शूटिंग में पहला गोल्ड 23 एशियन गेम्स में। सो ये तीन नाम आप ध्यान रखिएगा। सो ये क्वेश्चन होता है यहीं पे फिनिश। अब जो टॉपिक मैंने उठाया है न्यू के लिए, सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एशियन गेम्स की हिस्ट्री। इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एशियन गेम्स को एशियाड भी बोला जाता है। ओलंपिक्स के बाद जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है मल्टी स्पोर्ट्स में वो है एशियन गेम्स। फर्स्ट नंबर पे जो मोस्ट पॉपुलर है वो ओलंपिक है, और सेकंड नंबर पर है एशियन गेम्स। ठीक है, सो उसका पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन हुआ था 4 मार्च 1951 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, जिसका इनोग्रेशन किया था राजेंद्र प्रसाद ने। उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद ने इनोग्रेशन किया था एशियन गेम्स के पहले एडिशन, जो कि 4 मार्च 1951 को हुआ। इसका जो सेकंड एडिशन हुआ था वो मनीला में हुआ था 1954 में। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में 1951 में हुआ था, और दिल्ली में ही एक हुआ था 1982। सो 1982 का एडिशन और 1951 का एडिशन न्यू दिल्ली में ही हुआ था। और 1982 का जो शुभंकर था वो अप्पू हाथी था। ठीक है, एशियन गेम्स जो 1982 वाला हुआ था उसका जो शुभंकर था वो अप्पू हाथी था। सबसे ज्यादा एशिया गेम्स का आयोजन, सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है एशियाई गेम्स का आयोजन? तो वो सबसे ज्यादा हुआ है बैंकॉक में हुआ है। एक ये पॉइंट ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बैंकॉक ने होस्ट किया है। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट और आने वाले। 2018 वाला जो एशियन गेम्स हुआ था वो 18th एडिशन था। हर 4 साल में कराया जाता है। 2022 में होना था, लेकिन कोविड के कारण 2023 में किया हुआ है। कहाँ पे? चाइना में। सो ये 2018 वाला 18th एडिशन था। और कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। ठीक है, और इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 8th थी। इंडिया की रैंक
8th रैंक थी। 2018 के बाद 2022 की अभी हमने डिस्कस कर ही ली है। कहाँ पर हो रहे 2022 जो एक्चुअल में हुए 2023 में, और कहाँ पे, चाइना के हांगजू में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके अलावा जो अगला होगा 2026 वाला, वो होगा 20th एडिशन। ये वाला 19th था, और ये 20th एडिशन ये होगा जापान में होगा, और जापान के भी नगोटा में होगा। 2030 वाला होगा दोहा, कतर में। ठीक है, और इसी के साथ 2034 टू 2034 वाला होगा रियाद, सऊदी अरब में। फाइन। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो काफी न्यूज है, मैं ट्राई करूंगी कि एशियन गेम्स पे एक नया वीडियो ही बना दूं, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए। अब देखिए, एशियन गेम्स को जो रेगुलेट करती है, सो पहले जो बॉडी थी वो थी एशियन गेम्स फेडरेशन। ठीक है, 1978 तक इसने रेगुलेट करे एशियन गेम्स को। कब? 1951 से 1978 तक। अब उसके बाद जो एशियन गेम्स को रेगुलेट कर रही है वो बॉडी है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। सो ओलंपिक काउंसिल एशिया, ठीक है, ये कर रही है 1982 से एशियन गेम्स को रेगुलेट कर रही है। इसका जो हेडक्वार्टर है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, कुवैत में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और भी काफी न्यूज है, बट अभी हम इतना ही करेंगे। आप इसको दोबारा सुनिए और इतना एडिशन, इतना जो है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? सो स्वाति नायक की बात की जा रही है। अगेन अवार्ड टॉपिक आया है। कल भी हमने अवार्ड कैटेगरी में चेतना मारू जी का नाम सुना था, जो बुकर के लिए नॉमिनेट हुई थी। आज स्वाति नायक, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? सो इन्होंने जीता है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीता है। देखिए, पहले मैं बात करती हूँ नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार ये क्या है। एक्चुअल में ये दिया जाता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में दिया जाता है। किस सेक्टर में? कृषि में। कृषि में दिया जाता है। इसको डेवलप किसने किया? इसको अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक कौन थे? सर ई बॉरलॉग, एर्नेस्ट बॉरलॉग। ठीक है, सो एर्नेस्ट बॉरलॉग थे अमेरिकी वैज्ञानिक, इन्हीं के नाम पे इस अवार्ड को रखा गया है। इन्हीं को मिला था नोबल अवार्ड 1970 का, जो नोबल अवार्ड था वो इन्हें मिला था। और हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। सो इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड स्टार्ट किया गया, नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड, जो दिया गया है स्वाति नायक। अब बात करते हैं हम स्वाति नायक जी की। ये थर्ड इंडियन है इस अवार्ड को पाने वाली। ठीक है, इनसे पहले भी 2 लोगों को मिल चुका है। इनकी जो अलग नाम है, यानी इनको बोला जाता है बिहाना दीदी या सीड लेडी, ये इनके उपनाम है। और जो इंटरनेशनल चावल अनुसंधान संस्थान है, इंटरनेशनल चावल अनुसंधान संस्थान, उसकी ये दक्षिण एशिया की हेड है। दक्षिण एशिया हेड कौन? स्वाति नायक। ठीक है, सो इनको ये अवार्ड मिला है, थर्ड इंडियन जो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित की गई है। ठीक है, अब थर्ड इंडियन थी, सो फर्स्ट और सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। अब सो देखिए, फर्स्ट जिसको मिला था वो 2012 में मिला था, और सेकंड मिला था 2022 में। 2012 में मिला था अदिति मुखर्जी को, एक ये नाम ध्यान रखिए, अदिति मुखर्जी। और 2022 वाला मिला था महालिंगम गोविंद राजम को, महालिंगम गोविंद राज। फाइन, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हाल ही के आंकड़े के अनुसार खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस घोषित गांवों का प्रतिशत कितना है? सो इंडियन गवर्नमेंट ने एक और नया खिताब हासिल कर लिया है।
खुले में शौच ODF प्लस घोषित गांवों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो टोटल 75% का आंकड़ा दर्ज किया गया है जो कि ODF प्लस से रजिस्टर कर चुके हैं। देखिए, मिशन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, उसी का पार्ट है ये। स्वच्छ भारत के तहत 75% ODF प्लस का आंकड़ा दर्ज किया गया है। ODF प्लस का मतलब है जो खुले में शौच मुक्त स्थिति को प्राप्त करना, ये ODF है। और ये जो प्रोग्राम है ये SHS का पार्ट है, यानी स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हर साल स्वच्छता में ही सेवा इसको मनाया जाता है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बिटवीन हर साल, इसलिए ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। और इसी के साथ एक आंकड़ा और ध्यान रखना कि ये तो भारत का हो गया, और राज्य में अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य हो गया जिसने 100+ ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। और भारत में टोटल 4.4 लाख गांवों ने ये दर्जा रिसीव कर लिया है, यानी 75% ODF प्लस। ठीक है, अब एक ODF प्लस होता है, एक ODF डबल प्लस होता है, जो कि प्रॉपर मेंटेनेंस रिलेटेड है, टॉयलेट्स की फैसिलिटीज की, जो कि अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ई उन्नत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सेवा वितरण पोर्टल है? ई उन्नत की बात की जा रही है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का ये सेवा पोर्टल है? पहले बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर का सेवा वितरण पोर्टल है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है DARPG, यानी प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग। इस विभाग ने क्या किया, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन के लिए ये अपनी मासिक रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, किस चीज के लिए? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण। ठीक है, ई गवर्नेंस सेवा वितरण के लिए ये मासिक रिपोर्ट पब्लिश करता है, और उसी मासिक रिपोर्ट का 6th एडिशन इसने हाल ही में पब्लिश करा है। ठीक है, स्टेट और यूटीज के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर का जो सेवा वितरण पोर्टल है उसका नाम ई उन्नत है। जैसे केरल का बात करें तो केरला का ई सेवानम है, और अगर बात करें उड़ीसा का तो उड़ीसा का है ओडिशा वन। ठीक है, ये अलग अलग राज्यों के सेवा वितरण पोर्टल हो गए। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी गुजरात में माइक्रोन की सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का निर्माण करने के लिए तैयार है? मोस्ट इंटरनेशनल लेवल पे जो क्वेश्चन है, जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी का नाम है माइक्रोन। यूएसए की कंपनी है ये, यूनाइटेड स्टेट की। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत इसने पार्टिसिपेट किया है, और इंडिया में लगाएगी अपना प्लांट सेमीकंडक्टर डिजाइन करने के लिए, असेंबली, और उसी के लिए सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का निर्माण करने के लिए इसने टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप करी है। ठीक है, और ये जो असेंबली है ये कहाँ पे डेवलप की जाएगी? गुजरात के अहमदाबाद में, साणंद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, साणंद डिस्ट्रिक्ट में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट को डेवलप किया जा रहा है। ये न्यूज तो आप बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं कि गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन के बीच में पार्टनरशिप हुई है, डील हुई है। अब माइक्रोन की बात कर लेते हैं। देखिए, माइक्रोन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा बोइस इडाहो में, जो कि कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट में है। इनके सीईओ कौन है? वो है संजय मेहरोत्रा। और अगर कंपनी की बात की जाए तो बहुत पुरानी कंपनी है, 1978 से आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इंडस ऐप स्टोर की बात की जा रही है, ये किया है फोन पे ने किया है। फोन पे पहले तो रजिस्टर्ड था गूगल के प्ले स्टोर से, अब उसने इसकी जगह खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप करा है, इंडस ऐप स्टोर, जो कि हो गया मेड इन इंडिया। ठीक है, मेड इन इंडिया का इनिशिएटिव एक टाइप से मान सकते हैं इसको। और फोन पे की बात करें तो 2015 में ही आई थी। हेडक्वार्टर इसका कर्नाटका बैंगलोर में है। फाउंडर कौन है? समीर निगम, ये नाम इंपॉर्टेंट है, समीर निगम।
राहुल चारी एंड बुर्जिन इंजीनियर। बेसिकली ये नाम आपको ध्यान रखना है, समीर निगम जो कि सीईओ है, को फाउंडर है फोन पे की, जो 2015 में आई है, कर्नाटका बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है पीएमजे और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? सो इसको डेवलप करा है एनएचए ने किया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जो बेसिकली क्या करती है, भारत की बीमा योजनाओं को लागू करती है। तो इसने दो प्रोग्राम डेवलप करे थे, पीएमजे और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। पीएमजे की बात करें तो इसको इसने किया था कब, आयुष्मान भारत पीएमजे 23 सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया था और आज हो चुके हैं इसको 5 साल। दूसरे की बात करें सो इसको 2021 में किया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और इसको हो चुके टोटल 2 साल। सो इस 5 साल और 2 साल कंप्लीट होने के कारण ये अभी आयोजन कर रहा है किसका, आरोग्य मंथन का। सो हाल ही में जो आरोग्य मंथन आयोजित हुआ है वो किसने करा है, एनएचए ने किया है, 5 साल और 2 साल कंप्लीट होने के कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है किस संस्था ने पूर्वोत्तर में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें जारी करी है? सो ये जो स्टेप है ये तराई का है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। सो इनका कहना है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी सेवन सिस्टर, आसाम, मेघालय वाला जो राज्य है, वहां पर हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट और फिक्स ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की अभी भी कमी है और इस कारण वहां पे ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश जारी करी है, किसने, तराई ने करी है। अब तराई की बात कर लेते हैं। देखिए कब आया था ये, 20 फरवरी को आया था 1997। ठीक है, 20वीं सदी स्टार्ट होने से 3 साल पहले ही इंटरनेट की दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई थी 1997 में। चेयरपर्सन का नाम ध्यान रखना, वो कौन है, पीडी वघेला। ठीक है, तराई के जो चेयरपर्सन है वो पीडी वघेला है। हेडक्वार्टर इनका सबका न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है तेजू हवाई अड्डा जो खबरों में था किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तेजू हवाई अड्डा, तो ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, सो जो नागरिक उड्डयन मंत्री है कौन है, ज्योतिराज सिंधिया। उन्होंने हाल ही में तेजू हवाई अड्डा का इनोग्रेशन किया है जो कि 170 करोड़ की लागत से डेवलप किया गया है टोटल, और ये पार्ट है उड़ान 5.0 मिशन का। ठीक है, उड़ान इसका जो 5.0 फिफ्थ मिशन है उसी का पार्ट है ये। सो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये सब स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति से, जो आई थी 2016 में, और इसी में उन्होंने अपनी जो पहली नीति दी थी, पहली उड़ान नीति। सो पहली उड़ान नीति आई थी 27 अप्रैल 2017 में, आप ध्यान रखें 2017 में आई थी पहली उड़ान नीति। ठीक है, सो इस तेजू हवाई अड्डे के तहत क्या किया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है उसे 3 जगहों से कनेक्ट किया जाएगा, दिल्ली, जोरहाट, जोरहाट असम में है, और एक जगह रूपसी। ठीक है, तो इस कनेक्टिविटी बनाई जाएगी ईटानगर से दिल्ली, जोरहाट और रूपसी में, ये इसका एजेंडा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है व्यायाम युद्ध अभ्यास 23 के 19वें संस्करण का मेजबान कौन सा देश रहा? सो 23 का जो एडिशन है उसको होस्ट कर रहा है अमेरिका। अमेरिका की कहाँ पे हो रहा है, अलास्का में हो रहा है। बायलैटरल एक्सरसाइज हो गई है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, और इसका जो पहले वाला एडिशन था यानी 18th एडिशन 2022 वाला, वो उत्तराखंड में हुआ था, यूके उत्तराखंड में। ठीक है, व्यायाम युद्ध अभ्यास 23, अमेरिका इसकी होस्ट कंट्री है। अब एक्सरसाइजेस आ गई है तो हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे जो हमने कल भी किया था। सो व्यायाम युद्ध अभ्यास ये तो अमेरिका है, अभी हमने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? सो ये किया था किसके साथ, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। कल ही हमने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ईगल पार्टनर संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सो ईगल पार्टनर की बात की जा रही है, सो आर्मेनिया और अमेरिका के बीच में
एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट है वरुण किन देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? सो ये है इंडिया और फ्रांस के बिटवीन। आपने कल का सेशन देखा होगा तो मैं वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करा रही हूँ। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया जिसका नाम है नभ शक्ति। ठीक है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इनके बीच में जो किया गया है वो है नभ शक्ति। नेक्स्ट है बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट का मेजबान देश कौन है? सो वो है इजिप्ट है। नेक्स्ट है सी कैट 23 रक्षा अभ्यास का मेजबान देश कौन है? सो इसका मेजबान देश है सिंगापुर। नेक्स्ट है जायद तलवार 23 ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था यूएई में। नेक्स्ट है मालाबार 23 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन है? सो ये है ऑस्ट्रेलिया। फाइन। सो इसी के साथ ये सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और नाउ आप वो क्विज के क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं। सो अब आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर करने का भी। प्लीज कमेंट में इसके आंसर दीजिए और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा।